नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का मंचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखा नाटक, कहा मानवीय अनुभवों को समझने में मददगार। राजभवन में लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया अवलोकन। ग्रामीण शहरी परिवेश और लोक परंपराओं का शानदार चित्रण। उत्तराखंड की जीडीपी में हुई बढ़ोतरी। 2023-24 में 3.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान। कांग्रेस ने कहा भाजपा ने सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों पर किया पैसा खर्च। उत्तराखंड में लोहाघाट पुलिस की कार्रवाई। 1 किलो से अधिक चरस के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार को भी किया सीज। दो दिनों से पहाड़ में लगातार जमकर हो रही बर्फबारी और बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे समेत कई मार्ग बाधित। पहाड़ों में लगातार हो रही है बर्फबारी। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। मदन मोहन सती की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख पर कल्पना और निर्देशन के लिए भी बधाई देते हुए कहा कि ये नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में भी मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इन 17 दिनों में सभी अपने अपने तरीके से श्रमिकों और उनके परिजनों को प्रेरणा देते रहे। सिलक्यारा की जिस प्रकार से विषम परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू किया और पूरे विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट टेक्नोलॉजी के दुनिया की उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भारत में लेकर आए और हमारे जो रेड पाइनर्स, जो हमारी पुरानी जो एक पद्धति है, उसके द्वारा जो है उन जो मजदूर 41 मजदूर जो हमारे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। ये दुनिया में बहुत ही एक ऐसा ऐतिहासिक इसको कार्य कहेंगे, क्योंकि इससे पहले कहीं भी नहीं ऐसा नहीं देखा गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को वसंतोत्सव के अवसर पर राजभवन में लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वसंतोत्सव के अवसर पर इस 3 दिवसीय आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी में चित्रकारों ने ग्रामीण एवं शहरी परिवेश, लोक परंपराओं, आध्यात्मिकता सहित उत्तराखंड की जीवंत संस्कृति का समृद्ध चित्रण करते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार चित्रण किया। इसके अलावा फोटोग्राफर्स द्वारा प्राकृतिक चित्रों सहित जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार के सुंदर फोटोग्राफ्स लगाए गए थे। राज्यपाल ने सभी चित्रकारों और फोटोग्राफरों से बातचीत की और उनकी बेहतरीन फोटो और पेंटिंग्स के लिए सराहना की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों और सह संयोजकों के साथ बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजक भी शामिल हुए। बता दें कि बैठक में भाजपा 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों से किस तरह से सुझाव लेंगे, आम लोगों के सुझाव के आधार पर बीजेपी संकल्प पत्र बनाएगी, जिसको लेकर सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ मैं बैठक की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा अपना संकल्प तैयार करेगी। देखिए, प्रकोष्ठ हमारे यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम मनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है, शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ
और हमारा पूर्ण सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपनी कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज की प्रकोष्ठ हमारी प्रदेश की बैठक है। प्रकोष्ठ का गठन हमारा जिला स्तर पर हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। दूसरी ओर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने कल उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि जिन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उन लोकसभा में कभी प्रत्याशियों ने आम जनता का हाल भी नहीं जाना। कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं, जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है, जिनके लिए पूरे राज्य की जनता अपनी गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए। कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए। इस पार्टी को पूरे प्रदेश में ढूंढने से भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। वो अन्य पार्टियों के घोषित प्रत्याशी पर अगर कोई टिप्पणी करे तो ये मुझे लगता है उचित नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में दी जाए, चाहे सांसद के रूप में दें या कार्यकर्ता के रूप में दें, तो एक और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी जो घोषित किया जाता है वो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत घोषित किए जाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रविवार को रामनगर में कोतवाली पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां चल रही हैं। उसी के दृष्टिगत विधानसभा रामनगर के अंतर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के माध्यम से की जा रही है। लोहाघाट एनएच में छीड़ा के पास 2 कारों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को 108 के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। 2 पेशेंट आए हैं, नीरज और माया, दोनों भी स्टेबल हैं, लेकिन एक के जो नीरज है उसके घुटने पे चोट आई है, तो हड्डी वालों के लिए उसको रेफर करना पड़ेगा। जबकि जो माया है उसको यहाँ टाँके तो लग गए हैं और बाकी दवाइयाँ दे दी गई हैं, और उसके गर्दन में दर्द है, जिसके लिए हड्डी वालों के लिए रेफर करना पड़ेगा। कैसी है? अन्य 3 स्टेबल है। हुआ ये कि क्या बोलते हैं, हम चाय वाय पिया हमने, उसके बाद हम नीचे को आए तो ये रॉन्ग साइड से आके तुरंत गाड़ी ठोक दी, और ऊपर से उसके बाद इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि तुम रॉन्ग साइड आए थे, ये आए थे, वो आए थे करके। तो हमें 4 सवारी थी। कितनी चोट लगी है? चोट दीदी को लगी है और 2 तो चले गए। और आपको? मेरे को लगी है, पैरों में लगी है। हल्दूचौड़ स्थित अपने आवास पर लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है और अब इसे मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल करवा दिया गया है। किसी तरह के कोई वापस नहीं आई है। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी उसमें कुछ कमियां, कुछ चीजों को और जानकारी उन्होंने मांगी थी, उन जानकारी को पूरा करके उपखंड स्तरीय से हमारी फाइल पास हो चुकी है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, और जिला स्तरीय समिति में अभी है
हमारी प्रयास ये है हमारा कि आचार संहिता की घोषणा होने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले उसको जिला स्तरीय समिति से भी आगे निकाल दिया जाए, पास करा दिया जाए। उन्हें भ्रम फैलाया था कि हमारी जो बिंदु खत्ता वन अधिकार समिति की जो द्वारा जो प्रस्ताव उपखंड को दिया गया था वो निरस्त हो गया। ये एक भ्रम फैलाया गया था जनता में, ये गलत था। कुछ विभागीय जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो है उसको कार्य करना होता है, तो उसी के तहत उन्होंने कुछ उसमें कमियां निकाली गई थी, उन कमियों को हमने पूरा किया और उन कमियों को पूरा करने के बाद समिति द्वारा उपखंड समिति को प्रस्ताव जो है भेज दिया गया था। अभी वर्तमान समय में उपखंड स्तरीय समिति से भी हमारा जो बिंदु खत्ता का राजस्व गांव का प्रस्ताव है वो जिला स्तरीय समिति में जो है चले गया है। लोहाघाट पुलिस और ANTF ने चरस तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 किलो 240 ग्राम चरस बरामद की है। तस्करी में लिप्त कार को भी सीज कर दिया गया है। एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कुरंगा ने बताया कि दोनों चरस तस्करों के विरुद्ध थाना लोहाघाट में NDPS एक्ट के तहत अभियोग भी पंजीकृत कर रविवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। 4 बजे लगभग एक कार स्विफ्ट डिजायर लोहाघाट की तरफ से आई। इसको रोकने पर चेक किया गया तो उसमें बैठे 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष। पुरुष का नाम जो है आपका पुष्कर सिंह रावत है, जो हिस्ट्री सीटर भी रहा है हमारे थाने का। उक्त के पास से हमारा जो है 800 ग्राम चरस और जो महिला के साथ में पीछे से बैठी हुई थी कमला जुगरिया, उससे 440 ग्राम हमारी अवैध चरस बरामद हुई है। दोनों को हिरासत पुलिस लेके मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक योजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल जस का तस है। सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों ने जन भावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर की, लेकिन समाधान करने के बजाय इसे हर बार आगामी वर्षों या चुनाव तक के लिए टाला जाता रहा है। राज्य आंदोलन से उपजी जन भावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखा, लेकिन कभी भी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य गठन के दौरान 2 नए राज्यों का भी गठन हुआ, जहां राजधानी को लेकर कोई बहस नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में स्थायी और अस्थायी राजधानी के मुद्दे पर हमेशा से बहस होती हुई नजर आती है। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य का गठन किया जाता है, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है, और राज्य को बने हुए 23 साल से ज्यादा हो गए हैं। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से 40 साल पहले 1960 की है। तब इसकी मांग पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने की थी। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। दोनों मंडल के लोगों को सहूलियत होगी। इसी तर्क के आधार पर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की जाती रही है। हालांकि तत्कालीन भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जून 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन स्थायी राजधानी कहां होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। 20 साल हो गए राज्य को बने हुए, और आज भी अस्थायी राजधानी और स्थायी राजधानी को लेकर हमेशा चर्चा होती है। अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पर सुविधाएं और होनी चाहिए, अभी वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। सरकार ने कुल 20 करोड़ के बजट का प्राविधान किया है। अच्छा होता कि 20 करोड़ की अगर वहाँ प्राविधान किया है तो देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी का भी बजट के अंदर प्राविधान करते। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद से एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर सियासत गर्मा गई है, और सवाल भी इसीलिए खड़ा होता है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में इसे राजधानी बनाने का संकल्प लिया था।
वहीं राज्य आंदोलन के दौरान लोगों की भावना राजधानी के रूप में गैरसैंण के साथ थी, लेकिन राज्य बनने के बाद से सरकारें इस मुद्दे को लटकाती रही हैं। हालांकि भाजपा ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर घोषित किया है। देखिए, कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट नहीं है। मुझे ध्यान में आ रहा है जब हम लोग गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे थे, वहाँ पर घोषणा हुई, तो वहीं कांग्रेस के सभी लोगों ने, मतलब पूरी कांग्रेस ने वहाँ पर डिक्लेयर किया कि हम आगे चल के इसको अस्थायी राजधानी बनाएंगे। और कांग्रेस जो विषय पर चुनाव भी लड़ा, ठीक है, जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, लेकिन वो कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा रहा है कि हम गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे। आज उनके एक सीनियर विधायक जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि देहरादून का अस्थायी राजधानी घोषित कर देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है या तो कांग्रेस का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, या कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है कि करना क्या चाहिए। तो कुल मिला के पहले कांग्रेस अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करे। कर्णप्रयाग विधानसभा स्थित उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न करवाए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था और इसे राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान बता रहा था। तो वहीं विपक्ष के विधायक की मांग के बाद विपक्ष की मंशा भी साफ होती दिख रही है। वहीं वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तिलकराज बेहड़ के बयान पर कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूजन पार्टी है। जब देहरादून में बजट सत्र हो रहा था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करते हैं और उन्हीं के विधायक यहां पर स्थायी राजधानी की मांग कर रहे हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कंफ्यूजिंग पार्टी है। एक तरफ एक इनके विधायक बोल रहे हैं कि साहब स्थायी राजधानी देहरादून हो, और इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ लोगों को साथ लेके, या मैं कहूं कि अपने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके वहां किस प्रकार का उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। इनके कुछ विधायक लिख के दे रहे हैं कि साहब ये सत्र देहरादून में होना चाहिए। इनका एक विधायक बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं तो ये कहता हूं कि मंत्री रहे हैं हमारे, और उस प्रकार से वो इस देहरादून पे कह रहे हैं कि राजधानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले आपस में तय कर ले। 23 साल बाद भी उत्तराखंड वासी राजधानी की बहस में लगे हैं, तो वहीं राजनीतिज्ञों की गंभीरता को भी दर्शाता है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत 2014 में हुई थी और तब से लेकर अब तक गैरसैंण में सत्र कुल 30 दिन ही चला है। हालांकि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में न कराए जाने को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ साथ विपक्षी विधायकों के सुर भी गैरसैंण में सत्र न करवाने को लेकर दिखे। जब पहाड़ के चुने हुए प्रतिनिधि ही पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं, तो वो पहाड़ के आम व्यक्ति की पीड़ा को कैसे समझेंगे। जब खुद विधायक पलायनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और खंडर होते हुए गांव को पलायन होने से कैसे बचा पाएंगे। देहरादून से हिमांशु बरमोला की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश और औद्योगिक विकास के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी की दर घटी है, बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में उत्तराखंड की जीडीपी 3.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बता दें कि उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों की संख्या 83,000 से अधिक हो चुकी है। राज्य के गठन के समय यह आंकड़ा 14,000 के करीब था। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर किया। जो उद्योगपति थे उनकी आवभगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिना इन्वेस्टर समिट करे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड के अंदर लेके आए। उस समय पे 2000 बड़ी इंडस्ट्री, चाहे टाटा है, बजाज है, किरबी है, हिंदुस्तान है, बड़ी बड़ी कंपनी उत्तराखंड के अंदर आई और यहाँ के बेरोजगार युवकों को 70% उसमें रोजगार दिया गया। आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट होने के बाद भी यहाँ पे कोई ऐसी नीति नहीं है कि यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के 12 केस मिलने से 2 साल बाद अब फिर से पोलियो के खिलाफ अभियान चलेगा। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड के निर्देश पर रविवार को 5 साल तक के 2,72,725 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।
उक्त मामले की जानकारी सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर दी। पल्स पोलियो अभियान का संचालन किया जा रहा है पूरे देश में, और जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, WHO की रिपोर्ट्स हैं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे नियर बाई कंट्री हैं, उनमें अभी भी वाइल्ड पोलियो ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उसी के क्रम में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इस साल जो है पूरे देश में एक साल, जैसे पूर्व में पल्स पोलियो अभियान चलता था, उसका 3 तारीख को बूथ एक्टिविटी कराई जाएगी और 4 तारीख से 9 तारीख तक हाउस टू हाउस जैसे विजिट करके टीमें जो हैं पोलियो की खुराक लाती थी, तो वो एक्टिविटी जो है। देहरादून शहर में संचालित 2 व्हीलर के एग्रीगेटर रैपिडो को लेकर आरटीओ देहरादून को कई वक्त से शिकायतें मिल रही थीं। इसके संचालन में इस्तेमाल होने वाले 2 व्हीलर का कमर्शियल नंबर प्लेट होना जरूरी है। हालांकि रैपिडो संचालक इसे प्राइवेट नंबर प्लेट पर संचालित कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आरटीओ देहरादून ने कई संचालकों पर चालानी कार्रवाई की। बेंगलोर की कंपनी में रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो 2 व्हीलर के एग्रीगेटर के रूप में काम करती है। यहाँ हम लोगों ने कई बार शिकायतें आई तो 2-3 बार हम लोग उनको नोटिस दे चुके हैं। अब हम नोटिस नहीं देने जा रहे हैं, अब हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कार्रवाई कुछ गाड़ियों पे किया है। अब एक विशेष अभियान चला करके उनकी गाड़ी को सीज करेंगे। साथ ही सिर्फ गाड़ी पे कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग, अब कंपनी का चालान होगा। कंपनी जो एग्रीगेटर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा ग्राम सभा बड़गांव में सभी स्थानीय किसानों के लिए 2-2 अखरोट के पौधे फ्री वितरण किए गए। बता दें कि अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में हर साल फलदार वृक्ष और खेती संबंधित बीज, दवाइयां इत्यादि चीज फ्री वितरण की जाती हैं। सभी कृषकों को ये जो कल भी अखरोट का पेड़ यहाँ पे वितरण किया जा रहा है, इससे पूर्व भी अलकनंदा वन प्रभाग द्वारा समस्त किसानों को मटर का बीज और पिछले वर्ष आलू का बीज दिया गया, जिससे कि सभी किसान काफ़ी उत्साहित हैं। इसी तरह से हर वर्ष अलकनंदा वन प्रभाग प्रत्येक किसानों को बीज, सेब के पेड़, अखरोट के पेड़ हर वर्ष वितरण कर रही है। इसके लिए वन प्रभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी, आपके चैनल का भी, आपके द्वारा भी जो ये जन समस्याओं को हमेशा न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने का जो काम करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में युवा चौपाल अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें देश को विकास की ओर ले जाने के लिए तीसरी बार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने और नरेंद्र मोदी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवाओं से आह्वान किया गया। युवा चौपाल जो जगह जगह की जा रही है पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र भर में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमने एक संकल्प लिया है कि मोदी जी की इस बार सीट 400 पार जाएंगी। वो 400 पार जाएंगी कैसे, ये क्वेश्चन है। इसके आंसर्स है कि जितने भी लाभार्थियों को योजनाएं पहुंची है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो करोड़ों लोगों को जो राशन पहुंचता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ये उन तक मैसेज पहुंचे कि ये हमारे सरकार की योजनाएं हैं। युवा मोर्चा के द्वारा युवा चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन सभी संपूर्ण देश में, सभी प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस चौपाल के माध्यम से युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव में किसे मतदान करना है उसके बारे में अवगत कराए एवं सरकार की योजनाओं के समक्ष युवाओं को रखा गया कि किस प्रकार से सरकार ने विगत 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से या उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में वह कार्य किए हैं। चमोली में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांग रथ के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में घर घर जाकर दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सक्षम ऐप की जानकारी दी जा रही है। जिले में निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू किए गए सक्षम ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जनपद के 100% दिव्यांग मतदाताओं का सक्षम ऐप पर पंजीकरण करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला दिव्यांग पुनर्वास द्वारा जिला मुख्यालय गोपेश्वर के साथ ही उसके क्रम में जनपद स्तर पर मतदाता जागरूकता हेतु बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका एक विशेष जो सेगमेंट है वो जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उनको हमें सभी को हम उनके मताधिकार को प्रयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनके लिए व्यवस्था करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें एक कड़ी जो है कि उनके तक ये मैसेज पहुंचे
कि जो निर्वाचन आयोग है और जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसे उसमें सबसे प्रथम एक सक्षम ऐप है निर्वाचन आयोग का, उसमें जो हमारे सभी दिव्यांग वोटर हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सभी को सम्मानित जनता वासियों से अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के में आप अपने अमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। वहीं नैनीताल में शनिवार सुबह 2 घंटे की बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया। स्कूल आने जाने से लेकर पर्यटक भी इस बारिश में फंसे रहे। माल रोड में पानी भर गया। झील में भी कूड़ा आने से गंदगी का अंबार लग गया। मौसम साफ होने से नैनीताल की शान कही जाने वाली नैनी झील में नौकायन करने पहुंचे पर्यटक झील में फैली गंदगी को देखकर नाक सिकोड़ने को मजबूर हुए। के बाद जो बारिश तेज हुई है रात में, उसकी वजह से नालों में जो कूड़ा अटका हुआ था वो तेज बारिश होने के कारण तालाब में बह के आ गया, जिससे तालाब में बहुत गंदगी हो रही है और कस्टमर काफ़ी संख्या में आए हैं जिनको देखने में यहाँ बहुत गंदगी लग रही है, तो मतलब बहुत गंदा सा महसूस हो रहा है। हाँ, क्योंकि एक तो यहाँ पर गंदगी सीवर का नाला आ रहा है, ये मेन जगह है सीवर का नाले की, हमेशा ही सीवर बहते रहता है। यहाँ पर हमेशा ही जो लोग भी आते हैं मतलब सीवर के पानी की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।